एक नीला ग्रह है जिस पर पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी प्यास। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम इसी विरोधाभास को, पानी के इसी पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम इस ग्रह के अनोखे विरोधाभास को समझेंगे, फिर प्यास के असली कारणों की तह तक जाएंगे। उसके बाद बात होगी आधुनिक भारत के मंदिरों की, यानी हमारे बांधों की। फिर देखेंगे कि इन कंक्रीट के ढांचों में दरारें कैसे आईं। और आखिर में हम बात करेंगे पानी की हर एक बूंद को बचाने की सदियों पुरानी तकनीक की। तो चलिए सीधे पहले हिस्से में चलते हैं, और ये हमारे सामने एक बहुत ही बुनियादी लेकिन हैरान कर देने वाला सवाल रखता है। और यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के दिल में है। सोचकर देखिए, अगर जमीन का 3/4 हिस्सा पानी है, तो फिर स्कैर्सिटी यानी कमी क्यों? कायदे से तो पानी की कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये वो कड़वी सच्चाई है जिसका सामना आज पूरी दुनिया कर रही है। और ये जो विरोधाभास है ना, इन तस्वीरों में बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक ही देश की दो तस्वीरें। एक तरफ इतना पानी है कि बाढ़ आ गई है, और दूसरी तरफ लोग पीने के पानी के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि मसला पानी की मौजूदगी का नहीं है। असली प्रॉब्लम है उसके सही मैनेजमेंट की, उसके सही बंटवारे की। और साइंस भी तो यही कहता है कि पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो हमेशा रिचार्ज होता रहता है इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जल चक्र की वजह से। सोचने वाली बात है, पानी समंदर से भाप बनकर उड़ता है, बादल बनता है और बारिश बनकर वापस आ जाता है। ये साइकिल तो चलता ही रहता है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? यही बात इस पूरी गुत्थी को और उलझा देती है। और इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। एक अंदाजा है कि 2025 तक आने वाले कुछ सालों में ही लगभग 2 अरब लोग ऐसी जगहों पर रहेंगे जहां पानी की शदीद कमी होगी। सोच के देखिए, 2 अरब। ये आंकड़ा इस मुद्दे की गंभीरता को, इसकी अर्जेंसी को साफ साफ दिखाता है। ये एक ग्लोबल संकट बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो फिर अगर दिक्कत सिर्फ बारिश के कम होने की नहीं है, तो फिर असली वजह क्या है? कौन है इस प्यास के पीछे का असली मुजरिम? चलिए अब अगले हिस्से में इसी की आगे पड़ताल करते हैं। तो असली कारण क्या है? देखिए, इसके कई चेहरे हैं। सबसे पहले खेतीबाड़ी के लिए पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल, फिर बढ़ती हुई आबादी और बड़े होते शहरों की डिमांड जो कभी खत्म ही नहीं होती। फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए भी पानी चाहिए। और हाँ, एक बहुत बड़ा कारण, पॉल्यूशन। हमारे पास जो साफ पानी के सोर्सेज हैं, हम उन्हें भी गंदा करते जा रहे हैं। और इन सब के बीच एक सच्चाई ये भी है कि पानी का बंटवारा समाज में बराबर नहीं है। और ये तस्वीर इस बात को बड़े अच्छे से समझाती है। हम अक्सर सोचते नहीं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, जो खाना हम खाते हैं, जिन फैक्ट्रियों में सामान बनता है, ये सब कुछ साफ पानी पर कितना ज्यादा दबाव डालता है। हर चीज के पीछे पानी है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात ज़रूरी बात समझने की है। पानी की कमी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पानी की मात्रा कम हो गई। कई बार मात्रा तो होती है, लेकिन क्वालिटी इतनी खराब होती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, इन सब से पानी इतना जहरीला हो जाता है कि वो किसी काम का नहीं रहता। तो ये भी पानी की कमी का ही एक बहुत बहुत खतरनाक रूप है। तो पानी की इस बढ़ती चुनौती को देखते हुए आज़ादी के बाद के भारत ने सोचा कि इसका एक बड़ा, एक भव्य समाधान निकालना पड़ेगा। और यहीं से शुरुआत हुई कुछ बहुत बड़े, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की। और उस दौर की उम्मीदों को, उस विजन को जवाहरलाल नेहरू का ये एक कोट बिल्कुल साफ बयान करता है। डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। सोच के देखिए, इन्हें सिर्फ बांध नहीं बल्कि आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। ये तरक्की और विकास का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए थे। और इन्हें नाम दिया गया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका मकसद था एक तीर से कई निशाने लगाना। खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, शहरों को और घरों को बिजली मिलेगी, और हाँ, नदियों में आने वाली बाढ़ पर भी काबू पाया जा सकेगा। एक समाधान कई सारी समस्याओं के लिए। लेकिन कहानी इतनी सीधी साधी नहीं थी। अक्सर बड़े समाधानों के साथ बड़ी समस्याएं भी आती हैं। और अब हम देखेंगे कि कैसे इन मंदिरों ने ही अनजाने में कुछ नई और शायद पहले से भी ज्यादा जटिल यानी कॉम्प्लेक्स समस्याओं को जन्म दे दिया। तो यहाँ देखिए, एक तरफ है वादा और दूसरी तरफ है उसका अंजाम। वादा था कि बाढ़ कंट्रोल होगी, खेत हरे भरे होंगे, बिजली मिलेगी। लेकिन हुआ क्या?
जिस बाढ़ को रोकने के लिए ये बने थे, वही बांध अपने रिजर्वायर में मिट्टी यानी सिल्ट जमा होने के कारण बाढ़ की वजह बनने लगे। खेती की जमीन में नमक बढ़ने लगा और नदियों का प्राकृतिक बहाव रुकने से पानी में रहने वाले जीव जंतुओं का पूरा जीवन चक्र बिगड़ गया। और इनके असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थे। इनकी एक बहुत बड़ी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत भी चुकानी पड़ी। सोच के देखें, लाखों लोगों को अपनी जमीन, अपने घर छोड़ने पड़े, नदियों का प्राकृतिक बहाव रुक गया, पूरा का पूरा इकोसिस्टम अस्त-व्यस्त हो गया। और इन्हीं सब अनचाहे परिणामों की वजह से देश भर में बड़े बांधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तो अगर ये बड़े बड़े कंक्रीट के ढांचे ही एकमात्र जवाब नहीं है, तो फिर विकल्प क्या है? चलिए अब इस चर्चा को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले चलते हैं और पानी को मैनेज करने के उस नजरिए को देखते हैं जो हमारी पुरानी स्थानीय तकनीकों में, हमारे प्राचीन ज्ञान में छिपा है। और ये स्लाइड ये कमाल की चीज दिखाती है। पानी का बेहतरीन मैनेजमेंट कोई नई खोज नहीं है। भारत में इसका एक लंबा और बहुत ही सफल सदियों पुराना इतिहास रहा है। पहली शताब्दी से लेकर मौर्य काल से होते हुए 11वीं और 14वीं शताब्दी तक बेहतरीन उदाहरण मौजूद हैं। इस सदियों पुराने ज्ञान का जो मूल सिद्धांत है ना, वो बड़ा सरल है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश का पानी जो गिरता है उसे यूं ही बहकर निकल जाने देने के बजाय उसे पकड़ना और बाद के इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लेना। और ये इसका सबसे आम तरीका है, रूफटॉप हार्वेस्टिंग। प्रोसेस कितना आसान है देखिए। बारिश का पानी छत पर गिरता है, वहां से एक पाइप उस पानी को नीचे ले जाता है और पानी सीधा एक अंडरग्राउंड टैंक या जिसे हम टांका भी कहते हैं उसमें जमा हो जाता है। बस ये पानी या तो जमीन के अंदर जाकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है या फिर इसे सीधे इस्तेमाल कर लिया जाता है। कितना सरल और कितना प्रभावी। और ये मत सोचिए कि ये तरीके सिर्फ सूखे इलाकों के लिए है। मेघालय, जहाँ इतनी बारिश होती है, वहाँ का ये उदाहरण देखिए। लगभग 200 साल पुरानी एक प्रणाली है जो बांस के पाइप यानी बैम्बू पाइप्स का इस्तेमाल करती है। इससे झरने के पानी को सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाकर पौधों को बूंद बूंद करके सींचा जाता है। प्रकृति पर आधारित एक अद्भुत, एक बेहतरीन समाधान। और ये साबित करने के लिए कि ये पुराने पारंपरिक तरीके आज भी कितने कारगर हैं, इसके लिए कर्नाटक के गेंडाथुल गांव से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। वहां 200 घरों ने मिलकर छत पर ये सिस्टम इंस्टॉल किया और आज उस गांव को वर्षा जल से समृद्ध यानी रिच इन रेन वाटर माना जाता है। ये इन तरीकों की कामयाबी की एक मॉडर्न डे सक्सेस स्टोरी है। और ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। गेंडाथुर में हर एक घर हर साल 50,000 लीटर पानी जमा कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। 50,000, ये एक जबरदस्त नंबर है जो इस सिस्टम के जमीनी असर को, इसके इम्पैक्ट को दिखाता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पे आके रुकते हैं, पानी के प्रबंधन का भविष्य क्या है? क्या इसका जवाब विशालकाय इंजीनियरिंग में है, बड़े बड़े कंक्रीट के ढांचों में है, या फिर इसका जवाब उस प्राचीन ज्ञान में है जो सदियों से समय की कसौटी पर खरा उतरता आया है? सोचने वाली बात है।